नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। दरअसल आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह दिन कई मायनों में बेहद खास है। अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने उस वक्त सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 10 सालों के अंदर पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी के सियासी सफर पर नजर डालें तो इन बीते सालों में आम आदमी पार्टी ने पाया बहुत कुछ है, खोया बहुत कम। हां, पार्टी के कुछ नेता सलाखों के पीछे जरूर हैं, लेकिन पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इसे उन लोगों का संघर्ष बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद जब अरविंद केजरीवाल जनता से मुखातिब हुए तो उन्हें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की कमी जरूर महसूस हुई। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने बीते 10 सालों के सफर को भी याद किया और यह संदेश भी दे दिया कि पार्टी में लालच के लिए कोई जगह नहीं है। भगवान ने वहां से, उस वक्त तो अपने पास कुछ भी नहीं होता था, ना पैसे थे ना आदमी थे। पैसे आज भी नहीं है, आदमी बहुत हैं, आज लोग बहुत हैं, लेकिन ऊपर वाला साथ है। आज सवेरे मैं यही सोच रहा था कि कहां से कहां आ गए, तो इसका मतलब ऊपर वाला कुछ कराना चाह रहा है हमसे, है कि नहीं है? हम तो निमित्त मात्र हैं, हमारी तो औकात ही कुछ नहीं थी। भगवान ने वहां जीरो से यहां पहुंचा दिया। इसका मतलब ऊपर वाले के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ऊपर वाला कुछ तो हमसे, देश के लिए कुछ तो कराना चाह रहा है। एक बारी और सब लोगों को याद दिला दूं, कई बार बोल चुका हूं, हम लोग आम आदमी पार्टी में मरने मिटने के लिए, देश के लिए आए हैं। अगर किसी के मन के कोने में कभी आए पद की इच्छा, पैसे की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, तो या तो वो फीलिंग निकाल देना और या आम आदमी पार्टी छोड़ देना। गलत पार्टी में आ गए। और उसमें अब एक चीज और ऐड कर रहा हूं, ये अब जेल में डाल रहे हैं। मैंने कहा ना, सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी हो गई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो नहीं चाहती कि देश की तरक्की हो, वो नहीं चाहती देश में स्कूल खुलें, वो नहीं चाहती देश में अस्पताल बने। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं, देश की तरक्की रोकना चाहती हैं। वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे। एक एक करके सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ करा ही नहीं, फिर उसके बाद तो बेल वेल मिल ही जाती है। तो अगर किसी के मन में डर है, अगर किसी के मन में डर है तो आम आदमी पार्टी छोड़ देना। आज इस खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और 4 चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। मनीष सिसोदिया क्या कसूर है? कल मैं एक उद्घाटन करने गया था ईस्ट विनोद नगर में, एक स्कूल में। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और उसमें फ्रेंच पढ़ाई जाती है, जर्मन पढ़ाई जाती है, स्पेनिश पढ़ाई जाती है, जापानीज पढ़ाई जाती है। मेरी पढ़ाई हिसार के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में हुई थी। हमारे स्कूल में भी ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर वो शिक्षा दी जाती है। तो मनीष सिसोदिया का कसूर था कि उसने गरीबों के बच्चों को सपने देखने सिखाए।
कि सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, उनको पूरा करने का जज्बा रखो। ये कसूर था मनीष सिसोदिया का। 75 साल से गरीब का बेटा गरीब रह जाता था क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी। उनको उसने सपने दिए, उनके सपनों को उसने पर दिए, और ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल दिया। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर जेल में बंद साथियों को याद करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखना दिलचस्प होगा कि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को कितना 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलता है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं कि आखिर नेशनल पार्टी का तमगा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को इसका क्या कुछ फायदा होगा। साथ ही साथ एक नजर ग्राफिक्स के जरिए आम आदमी पार्टी के सियासी सफर पर भी। तो दिल्ली में केंद्रीय दफ्तर खोलने के लिए ईसी बिल्डिंग या जमीन देगा। तो इलेक्शन कमीशन से बिल्डिंग या जमीन मिलेगी। पार्टी का चुनाव चिन्ह हमेशा के लिए रिजर्व हो जाएगा, यानी कि अब यही चुनाव चिन्ह पार्टी के लिए रहेगा, हमेशा रहेगा। चुनाव प्रचार में 40 स्टार कैंपेनर पार्टी उतार सकती है। खर्चा उम्मीदवारों के खर्चे से बाहर होगा। ये वो फायदे हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी पर प्रचार करने के लिए भी निर्धारित समय मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी को क्या कुछ फायदा नेशनल पार्टी बनने के बाद होगा, वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि अब सेंट्रल ऑफिस खोलने के लिए पार्टी को इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग से जमीन या फिर बिल्डिंग मिलेगी। साथ ही साथ में पार्टी 40 स्टार कैंपेनर उतार सकती है, और जो खर्चा होगा वो उम्मीदवारों के खर्चे से बाहर होगा। दूरदर्शन, आकाशवाणी पर प्रचार के लिए भी निर्धारित समय पार्टी को मिलेगा। तो ये वो फायदे हैं जो आम आदमी पार्टी को अब नेशनल पार्टी बनने के बाद मिलेंगे। ग्राफिक्स के जरिए अब नजर आम आदमी पार्टी के सियासी सफर पर भी डाल देते हैं। अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी बनी थी, और 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था उस दौरान इस पार्टी का उदय हुआ था। अक्टूबर 2012 में केजरीवाल ने पार्टी बनाने का ऐलान किया था। उसके बाद 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी लॉन्च हुई थी। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार भी बनाई। उपलब्धियां वाकई में बहुत ज्यादा हैं। वहीं गोवा और गुजरात में भी पार्टी के कई विधायक हैं। ये वो उपलब्धियां हैं। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 28 सीटें पार्टी ने जीती थी जब पहली बार चुनाव लड़ी थी। 28 दिसंबर 2013 को पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने थे। कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी अरविंद केजरीवाल ने लिया था। 49 दिन बाद हालांकि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव उसके बाद हुए। 400 उम्मीदवार पार्टी ने मैदान में उतारे। 4 सीटों पर ही हालांकि जीत आम आदमी पार्टी को हासिल हो पाई थी। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतकर रिकॉर्ड दर्ज किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव पंजाब में हुए थे, वहां पर 20 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में हालांकि 7 सीटों पर हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ा था। 2019 लोकसभा चुनाव में पंजाब में पार्टी ने सिर्फ एक सीट जीती थी, जहां पर 4 सांसद थे, वहां पर 1 रह गया था। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसके बाद 62 सीटें जीती, 67 से 62 पर जरूर आए। 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में भी वहां पर भी पार्टी ने खाता खोला, 2 सीटें गोवा में जीती हैं। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भले ही 5 सीटें जीती हैं, लेकिन वोट परसेंटेज सराहनीय आम आदमी पार्टी का वहां पर रहा है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भी 250 में से 134 वोट में जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी के देश भर में 161 विधायक अभी हैं। वाकई में काबिल तारीफ ये बात। 10 सालों में पार्टी कहां से कहां पर पहुंच गई है। दिल्ली में 62, पंजाब में 92, गोवा में 2 और गुजरात में 5 विधायक पार्टी के हैं। राज्यसभा में पार्टी के 10 सांसद हैं। हालांकि लोकसभा में अभी एक भी सांसद पार्टी का नहीं है। भगवंत मान जो सांसद हुआ करते थे, जब वो पंजाब के सीएम बने तो उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता उन्हें छोड़नी पड़ी थी। तो ये पार्टी 10 सालों में पार्टी कहां से कहां पहुंच गई है, इसका अंदाजा जब पार्टी फॉर्म हुई थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल और उनसे जुड़े हुए नेताओं ने भी नहीं लगाया होगा। लेकिन आज वाकई में अगर आप आम आदमी पार्टी के सियासी सफर को देखेंगे तो पाएंगे कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में पाया बहुत ज्यादा है, खोया बहुत कम है। हालांकि कुछ नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, लेकिन वहां पर भी अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष लगातार जारी है। अगर आज हमारे साथ में वो होते तो कहीं ना कहीं जो खुशी है वो 4 गुनी हो गई होती।
कुल मिलाकर साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आपके मन में किसी पद का लालच है, आप पैसे के लालची हैं, तो फिर आपके लिए आम आदमी पार्टी में किसी तरह की जगह नहीं है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को जहां एक और फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो था वो ले लिया गया है, हालांकि राज्य स्तरीय पार्टी जरूर रहेगी। अब ऐसे में जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, उस पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जहां मुखर होकर आगे आ रहे थे, लगातार अपने चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि अगर विपक्षी दल उनके साथ में नहीं आते हैं तो फिर उससे उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी एक मोर्चा अलग से बनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या विपक्षी एकता पर इसका असर पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात अब जरूर होगी। बुलेटिन में अब बात माफिया अतीक अहमद की भी कर लेते हैं। दरअसल माफिया अतीक अहमद की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल से रवाना हो गई है। वहीं अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है। बता दें कि साबरमती जेल से अतीक को बायोमेट्रिक लॉक वाली गाड़ी में प्रयागराज लाया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस टीम के सदस्यों ने बॉडी कैमरे भी लगाए हैं। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया है। आपको यह भी बता दें कि अतीक अहमद ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए, जिसे सीजीएम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। एक हफ्ते पहले कोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड में भी वारंट जारी किया था। अतीक अहमद से पुलिस की टीम कड़ी पूछताछ करेगी, उसे एमपी एमएलए कोर्ट में भी पेश किया जाएगा और पुलिस अतीक के भाई अशरफ को लेकर के भी प्रयागराज पहुंचेगी। तो अतीक अहमद पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा इससे पहले भी उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। उस केस में अतीक अहमद को सजा हो गई थी और आपको यह भी याद होगा कि उमेश पाल मर्डर केस को लेकर के उस दौरान पुलिस ने रिमांड की मांग भी की थी। और अब जब साबरमती जेल से अतीक अहमद को लाया जा रहा है तो उसे एनकाउंटर का डर सता रहा है। और एक जानकारी अभी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि रास्ते में अतीक अहमद की गाड़ी भी खराब हुई है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर जरूर सता रहा है। अतीक अहमद की बहन ने भी कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दे दी है, जिस पर भी अब सुनवाई होनी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अतीक अहमद पर कानून का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जो अतीक अहमद इससे पहले मामले तो उस पर दर्ज थे लेकिन सजा नहीं हो पा रही थी, अब उमेश पाल किडनैपिंग केस में सजा हो चुकी है। क्या उमेश पाल मर्डर केस में भी अब जल्द ही अतीक अहमद को सजा हो पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि नजरें पुलिस की पूछताछ में किस तरह से खुलासे होते हैं उस पर जरूर रहेगी। अतीक अहमद आप एक तरह से कह सकते हैं कि साबरमती जेल से लाया जा रहा है और उसके साथ वो सबूत भी जरूर कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। उसके वो बयान, किस तरह से उसने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची थी, अशरफ किस तरह से उसमें संलिप्त था, अतीक का बेटा असद किस तरह से संलिप्त था, गुड्डू बम्बाज को यह जानकारी कैसे मिली थी कि कहां पर इकट्ठा होना है, किस तरह से इस पूरी प्लानिंग के साथ में उमेश पाल की हत्या करनी है। तो वो सारे जो सवाल लोगों के मन में हैं, जो सवाल पुलिस के मन में हैं, उन सवालों का जवाब भी कहीं ना कहीं अब उमेश पाल जब प्रयागराज पहुंचेगा तो उन सवालों का जवाब खंगालने की कोशिश कहीं ना कहीं एक बार फिर से पुलिस करेगी। और एक और अहम जानकारी निकलकर यह सामने आ रही है कि अतीक अहमद अली यानी कि उसका बेटा अली अहमद, असद, कालिया, शकील साकिर, सबी अब्बास, फैजान, सैफ, नामी अफवान, महमूद माउद और असलम के भाई के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अतीक अहमद और उसके बेटे अली समेत 13 पर एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। तो कुल मिलाकर कानून के शिकंजे में अतीक अहमद फंसता हुआ नजर आ रहा है और मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब जब अतीक अहमद से पूछताछ होगी, एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट से क्या पुलिस उसकी न्यायिक पुलिस कस्टडी मांगेगी, क्या उसे न्यायिक हिरासत पर भेजा जाएगा और उसके बाद क्या उसे वापस से साबरमती जेल में शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर प्रयागराज में ही रखा जाएगा, इस पर भी नजरें लगातार बनी होंगी। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अतीक अहमद पर कानून का शिकंजा और कितना कसता हुआ नजर आता है।
चलिए बात बुलेटिन में राजस्थान की भी कर लेते हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। समर्थकों ने मिठाई खिलाकर पायलट का अनशन छुड़वाया। सचिन पायलट ने धरना खत्म कर दिया है, लेकिन क्या वो जिस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे थे उस मुद्दे को आगे भी उठाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। तो राजस्थान में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अगर पार्टी के दो दिग्गज नेता आमने सामने नजर आए तो पार्टी के लिए यह बड़ी परेशानी का सबब जरूर बन सकता है। राजस्थान में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे नजर आए। पार्टी ने पायलट को चेतावनी भी दी थी, लेकिन पायलट नहीं माने और गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले यहां पर यह समझना जरूरी है कि आखिर सचिन पायलट धरने पर क्यों बैठे। दरअसल सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत और बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर मिलीभगत के आरोप लगाए। पायलट का आरोप है कि वसुंधरा सरकार के दौरान कई घोटाले हुए। उन्होंने सीएम गहलोत को इन घोटालों की जांच के लिए 2 बार चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज पायलट धरने पर बैठ गए। सचिन पायलट ने जब धरने पर बैठने का ऐलान किया था तो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने चिट्ठी के जरिए चेतावनी भी दी थी कि अगर सचिन पायलट ऐसा करते हैं तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। इस चेतावनी के बाद पायलट धरने पर जरूर बैठे, लेकिन मंच पर ऐलान जैसी कोई बात नजर नहीं आई और बैनर पर लिखा मिला कि वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन। ना जो पोस्टर लगा हुआ था उसमें किसी कांग्रेस के दिग्गज नेता की तस्वीर नजर आई, केवल महात्मा गांधी की तस्वीर वहां पर थी और लिखा हुआ था कि वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन। तो इसके भी अब सियासी मायने निकालने की कोशिश जरूर की जा रही है। सचिन पायलट के धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग भी जुटे, लेकिन अब जरूर सचिन पायलट ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है, अनशन खत्म कर दिया है, लेकिन बड़ा संदेश 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले जो राजस्थान में चुनाव होने हैं उससे पहले सचिन पायलट ने देने की कोशिश की है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर सचिन पायलट के इस धरने के मायने क्या थे। अपना कद बढ़ाने की कोशिश कहीं ना कहीं सचिन पायलट की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब राजस्थान में चुनाव होंगे तो उन्हें उनका कद बढ़ा हुआ मिले। ना कांग्रेस ना बीजेपी अलग मोर्चा बनाने की तैयारी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। पायलट पर कार्रवाई से कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। राजस्थान चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान इससे हो सकता है और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं और लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। पार्टी के लोकसभा चुनाव के कैंपेन पर इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। तो धरना प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन सियासत फिलहाल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस की परेशानी फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस धरने के मायने बड़े थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह कि जो नरमी सचिन पायलट के धरने में नजर आई, क्या वो कांग्रेस पार्टी की ओर से जो चेतावनी दी गई थी उसकी वजह से नजर आई, या फिर सचिन पायलट को अपना नुकसान दिखता हुआ नजर आया जिसकी वजह से उन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म किया है, जिसकी वजह से जो पोस्टर था उसमें केवल वसुंधरा राजे लिखा हुआ था, गहलोत सरकार नहीं लिखा हुआ था। ये सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि अब राजस्थान में चुनाव है और कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने की कोशिश सचिन पायलट की ओर से जरूर की जा रही है। ऐसे में सवाल बड़े हैं। कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में जो गृह क्लेश है, क्या राहुल गांधी उसे फेस कर पाएंगे? ये सवाल अभी जस का तस बना हुआ है। राजस्थान की पिछली सरकार जो वसुंधरा जी की सरकार थी, उस सरकार में तमाम जो भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, उसके विरोध में आज एक दिन का मैंने अनशन रखा था और इस मुद्दे को मैं बहुत लंबे समय से उठा रहा था। ये वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर, संसद के बाहर अपनी आवाज को रखा। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग रखी क्योंकि भाजपा शासन में जो व्यापक करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और हो रहा है, उसके विरोध में अपनी आवाज को। चलिए अब बात खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के साथी पप्पल प्रीत की भी कर लेते हैं। तो खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का राइट हैंड पप्पल प्रीत को असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया है। बता दें कि पप्पल प्रीत को 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी काथुनगल इलाके से हुई थी।
पपलप्रीत पर एनएसवी के साथ ही 7 और धाराएं भी लगाई गई हैं। सुबह पपलप्रीत को लेकर अमृतसर पुलिस श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, जहां से उसे प्लेन में बिठाकर असम लाया गया। बता दें कि पपलप्रीत को अमृतपाल का राइट हैंड माना जाता है। 2022 में अमृतपाल के दुबई से वापस आने के बाद से ही वो उसके साथ काम कर रहा था। 18 मार्च से पंजाब पुलिस अमृतपाल की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पूरे वक्त पपलप्रीत अमृतपाल के साथ था। पिछले महीने भी पुलिस से भागते दोनों की एक तस्वीर सामने आई थी। जानकारी के मुताबिक पूछताछ में पपलप्रीत ने बताया कि वो 28 मार्च तक अमृतपाल के साथ था और फिर दोनों अलग हो गए थे। तो अब अमृतपाल को लेकर के कहीं ना कहीं डिब्रूगढ़ जेल में पूछताछ जरूर पपलप्रीत से होगी और पूछताछ के बाद क्या अमृतपाल के ठिकाने का पता चल सकेगा, ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। बुलेटिन के आखिर में बात पड़ोसी मुल्क नेपाल की भी कर लेते हैं। दरअसल पड़ोसी मुल्क नेपाल में अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नेपाल के एक मंत्री का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पूरे नेपाल में कई सामाजिक संगठन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि नेपाली जनमत पार्टी से सांसद अब्दुल खान का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद नेपाली संसद में भी हंगामा शुरू हो गया और संसद से भी उनको निलंबित करने की मांग उठने लगी है। कई जगहों पर सांसद अब्दुल खान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया गया है। लोगों ने जनमत पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का घेराव भी किया और सांसद अब्दुल खान मुर्दाबाद और अश्लील सांसद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग नाराज हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में नेपाल में जो ये नाराजगी है वो क्या कोई उग्र रूप धारण करती हुई भी नजर आती है या फिर नहीं। और साथ ही साथ नजरें इस बात पर भी, क्या आरोपी सांसद को निलंबित किया जाएगा या फिर नहीं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।